हेलो। ओके श्रद्धा, आवाज आ रही है आपको? यस। यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने यूआई कस्टमाइजेशन पार्ट को फिनिश किया था। एंड यूआई कस्टमाइजेशन में हमने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। सो देखो, सबसे पहले हमने इंप्लीमेंट किया डेटा मॉडलिंग। राइट, सो डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग में हमने डेटा सेटअप किया है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए, कैसे रिलेशनशिप हमें उसके अंदर क्रिएट करना है। ऐसे सभी कंसेप्ट हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद अब ये जो डेटा हमने क्रिएट किया उसको अच्छे से सेटअप करना है, प्रॉपरली वो विजिबल होना चाहिए एंड यूजर के लिए। उसके लिए हमने यूआई कस्टमाइज किया है। राइट, सो ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमें डेटा मॉडल डिजाइन करना होता है इसके लिए। अब डेटा मॉडल डिजाइन किया, उसका यूआई अच्छे से कस्टमाइज किया। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे सभी के लिए हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें स्टार्ट करना यहां पे सेल्स क्लाउड पार्ट को। सो सेल्स क्लाउड। अब हमने कस्टम ऑब्जेक्ट तो काफी सारे बनाए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसको यूज भी किया। अब सेल्सफोर्स के अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है। करेक्ट, क्या कहते हैं हम उन ऑब्जेक्ट्स को जो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया है? यस, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कितने हैं? मल्टीपल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है। जिसमें से अगर हम बात करें तो जब आप एक सेल्स ऐप को ओपन करते हो, सेल्स ऐप, अब इस ऐप के अंदर हमारे पास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट ऑब्जेक्ट, राइट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, राइट, लीड्स, ऐसे कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, कैंपेन्स, राइट, देन प्रोडक्ट। ये काफी सारे ऑब्जेक्ट्स है। अब ये ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने हमें क्यों प्रोवाइड किया? सेल्सफोर्स ने क्या किया, देखो, जो कॉमन नीड थी बिजनेस की वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, जो कॉमन नीड थी। अब जो यहां पे नहीं है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जो ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड किया है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। राइट, अब देखो, तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है, क्यों हमें सेल्सफोर्स ने इसे प्रोवाइड किया है, और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखो, सेल्स क्लाउड, क्या मीनिंग है सेल्स क्लाउड का? जो कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस होती है एक बिजनेस की सेल्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सेल्स को मैनेज करने के लिए कंप्लीट प्रोसेस ये फॉलो किया जाता है सेल्स को मैनेज करने के लिए। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखो, अब बिजनेसेस में एक कॉमन रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन सभी बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। लेकिन कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है? लीड आ रही है उनके पास, करेक्ट, लीड आएगा, वो डेटा स्टोर होना चाहिए, ये लीड असाइन होनी चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, इनको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उनको कॉल करना है, उनकी रिक्वायरमेंट लेना है, उसको प्रोडक्ट सेल करना है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जब आप एक डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट करोगे। हर बिजनेस का सेल्स प्रोसेस डिफरेंट होगा। अगेन ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर भी कि प्रोडक्ट कैसा है आपका। आप बी टू बी पे काम कर रहे हो या बी टू सी पे काम कर रहे हो, उस हिसाब से भी आपकी सेल्स प्रोसेस चेंज होगी। तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी हमें एक प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। ये प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स का जिसको हम कहते हैं सेल्स क्लाउड। और ये हम एज इट इज यूज कर सकते हैं कंप्लीट एंड टू एंड सेल्स को मैनेज करने के लिए। तो काफी सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी बनी हुई है। जो यहां पे नहीं है वो हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए होंगे वो यहां पर हमें क्रिएट करना होगा। लेकिन जो है हम उनको भी यूज कर सकते हैं। राइट, अब देखो, तो क्या क्या फीचर्स हमें यहां पर मिले हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है इन सभी का यूज क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, सेल्स को स्टार्ट करना है, सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर रिवेन्यू यहां पर आपको चाहिए तो आपको सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स के अंदर हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? लीड आने से उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट होने तक जो भी एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी फंक्शनैलिटीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो सभी आपकी सेल्स प्रोसेस है। राइट, वो सब क्या है? आपका सेल्स। अब इसको कैसे यूज करोगे, देखो,
सो मार्केटिंग सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, मार्केटिंग, और मार्केटिंग से लीड आती है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है कैंपेन ऑब्जेक्ट। सो कैंपेन, कैंपेन का यूज क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए मल्टीपल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करेंगे। सो मार्केटिंग कैंपेन्स नीड क्या है, टू गैदर दी लीड्स। क्योंकि अगर आपको लीड्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे। अब इन मार्केटिंग कैंपेन से क्या आएंगे हमारे पास, लीड्स आएंगे। अब कैंपेन का डेटा ये भी हमें स्टोर करना है कि कैंपेन कब स्टार्ट किया था, कब एंड हुआ था, किस टाइप का कैंपेन था, किसने लीड किया था, कितना बजट हमने उसके अंदर स्पेंड किया, ये भी तो इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो है कैंपेन ऑब्जेक्ट। तो कैंपेन ऑब्जेक्ट का यूज होता है कैंपेन्स का डेटा स्टोर करने के लिए, और कैंपेन्स हम रन करते हैं लीड्स को लाने के लिए, राइट। सो देन अब इसके बाद हमारे पास लीड्स आएंगी, हमने कैंपेन्स रन किए, मल्टीपल टाइप के कैंपेन्स हो सकते हैं। देखो जब आप ऑब्जेक्ट पे जाओगे सो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा कैंपेन्स। अभी इस कैंपेन्स में अगर आप चेक करिए, सो ऑल एक्टिव कैंपेन्स, अब देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो कैंपेन्स हमने रन किए थे, उन कैंपेन्स की इंफॉर्मेशन है। देखो किस टाइप का कैंपेन था, ये एक्टिव है या नहीं, सब कुछ, इसका स्टेटस वगैरह, कब स्टार्ट किया, कब एंड हुआ, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, ऐसी सभी डिटेल्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और हम इन डिटेल्स को यूज करेंगे। तो ये डेटा स्टोर करने के लिए कैंपेन ऑब्जेक्ट है। कैंपेन ने अपना काम कर लिया, कैंपेन से हमने लीड्स लाया। अब इन लीड्स को हम कहां पे स्टोर करेंगे, लीड ऑब्जेक्ट। लीड का मतलब क्या होता है पता है आपको, पोटेंशियल कस्टमर्स। अब जो इंटरेस्टेड होता है, जो उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है या जिसको उस प्रोडक्ट की नीड है, सिर्फ वही आपके पास इंक्वायरी करता है, राइट। वो होते हैं लीड या पोटेंशियल कस्टमर्स। अब उसमें से ये भी हो सकता है कि किसी ने गलती से क्लिक किया, गलती से इंटरेस्ट शो किया बस इंफॉर्मेशन के लिए, तो कुछ ऐसे भी लीड्स हमारे पास आ सकती है। तो जब भी आपके पास डेटा आ रहा है, अब उस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली फिल्टर करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो जैसी लीड्स आ रही है, अब ये लीड्स आती कहां से, मल्टीपल चैनल से हमारे पास लीड्स आ सकती है। ये लीड्स आ सकती है हमारे पास वेबसाइट से, राइट। लीड आ सकती है हमारे पास फोन कॉल से, राइट, फोन कॉल्स, ऐसे मल्टीपल चैनल से, या वॉकिंग भी आ सकती है, राइट। अब देखो, अब ये वेबसाइट से या फोन कॉल से या वर्किंग से हमारे पास लीड्स आ रही है, ये हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर होना चाहिए ये लीड, राइट। अब जो लीड्स हमारे पास आ रही है, अब इस लीड को हमें मैनेज भी करना पड़ता है। सो लीड को असाइन करना पड़ेगा प्रॉपर, इस लीड को ऑटो रिस्पॉन्स हमें देना पड़ेगा। सो ऑटो रिस्पॉन्स, करेक्ट। ऑटोमेटेड ईमेल जाता है ना, जब आप कहीं पर इंक्वायरी करते हो तो हमें ईमेल्स आने लगते हैं, वो सब इस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। सो देन अब इसके बाद ये जो डेटा यहां पर ऑटोमेटिकली जा रहा है, ये भी हमें क्रिएट करना होता है। सो वेब टू लीड, ये भी हमें क्रिएट करना होता है, वेब टू लीड, कि वेबसाइट से कैसे हमारे पास लीड का डेटा आएगा, ये भी हमें इंप्लीमेंट करना होता है, राइट। सो देन अब इसके बाद ये सारी चीजें आपने परफॉर्म किया। अब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे, लीड मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स, और पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटा स्टोर करने के लिए लीड ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैनेज करने के लिए कुछ फंक्शनलिटीज इन्होंने दिया हुआ है, जैसे वेब टू लीड, या लीड असाइनमेंट रूल, या लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल, ये तो हम इंप्लीमेंट करेंगे ही। बट अब जो लीड का डेटा आ रहा है उस ऑब्जेक्ट को एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी लीड आ रही हो, वो लीड ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी, आप मैन्युअली भी यहां पर लीड करोगे, राइट। सो देन जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया, अब हमारे पास लीड का डेटा क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अब आप इसमें लीड ऑब्जेक्ट का डेटा क्रिएट करोगे, देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, ये सब डेटा प्रोवाइड किया, कंपनी, टाइटल, लीड सोर्स की कहां से लीड आ रही है, वेबसाइट से है, फोन इंक्वायरी है, पार्टनर रेफरल है, परचेस लिस्ट है या अदर है, ये सभी डेटा आप प्रोवाइड करोगे। अब आप मुझे बताओ, जब कोई लीड हमारे पास आ रही है, अब उसमें कंपनी का डेटा हम क्या ऐड करेंगे, क्योंकि कंपनी की फील्ड यहां पर इन्होंने रिक्वायरमेंट दिया है। अब रिक्वायर्ड है तो जब तक आप डेटा प्रोवाइड नहीं करोगे ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा।
अब आप सोचो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी यूजर को, किसी कस्टमर को। अब उस कस्टमर के लिए आप कंपनी क्या डेटा प्रोवाइड करोगे, कंपनी में क्या डेटा प्रोवाइड करोगे, क्योंकि इन्होंने कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड करके दिया है। सो देखो, इसका रीजन समझो। हमने कहा कि हमारे पास जो लीड आ रही है या जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ये दो वेज में हो सकता है। एक होता है B2B, या हो सकता है B2C। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। आप किसी डायरेक्टली बिजनेस के साथ डील कर सकते हो तो वो हो गया B2B। आप अगर डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, ये हो गया B2C। तो कोई बिजनेसेस सिर्फ B2B पे काम करते हैं, कुछ बिजनेसेस सिर्फ B2C पे काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ये दोनों पे काम कर रहे हैं। वो किसी इंडिविजुअल कस्टमर को भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली बिजनेसेस को भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो वो B2B पे भी काम कर रहे हैं, B2C पे भी काम कर रहे हैं। अब ये सब डेटा कैसे मैनेज होगा? सेल्सफोर्स ने जब भी आपको ये दो टाइप का डेटा है तो उसको मैनेज करने के लिए दो टाइप के अकाउंट दिए हैं। उसको हम कहते हैं, देखो, बिजनेस अकाउंट है एक। सो बिजनेस अकाउंट, राइट, सो बिजनेस अकाउंट। और एक होता है पर्सन अकाउंट। सो बिजनेस अकाउंट एंड पर्सन अकाउंट। इन सबको मैनेज करने के लिए, B2B या B2C को मैनेज करने के लिए, B2B पे काम करें मतलब ये बिजनेस अकाउंट है। B2C चाहिए तो पर्सन अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, बाय डिफॉल्ट क्या लगता है आपको, B2B का ऑप्शन दिया है या B2C का ऑप्शन दिया है सेल्सफोर्स ने, आपको बताइए। B2B। B2B, क्योंकि सेल्सफोर्स ने देखो यहां पर कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड किया है। अब जब कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड है, कंपनी कौन से केस में मैंडेटरी हो सकता है? B2B के केस में। क्योंकि B2C के लिए जब आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तब जरूरत ही नहीं है कि कंपनी फील्ड आप मेंशन करो, राइट। इसीलिए तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है वो बिजनेस अकाउंट है। लेकिन हमें अगर B2C पे काम करना है तो आपको सेल्सफोर्स से कांटेक्ट करना होता है और उनसे B2C अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब पर्सन अकाउंट को। बट अभी हम फ्री एनवायरनमेंट यूज करें तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बिजनेसेस के लिए इसको इंप्लीमेंट करते हो, तो जब आप लाइसेंसेस बाय करते हो तब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बोलेंगे कि हमें हमारे बिजनेस के लिए पर्सन अकाउंट एक्टिवेट करके दे। अब देखो, ऑब्जेक्ट एक ही है। अब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो टाइप का डेटा, B2C का भी डेटा हो सकता है, B2B का भी डेटा हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा? रिकॉर्ड टाइप्स। तो जब आप इसे इंप्लीमेंट करते हो, जब आप इसको एक्टिवेट करते हो, तो उसके साथ कई सारे फीचर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। रिकॉर्ड टाइप्स बनेंगे, पेज लेआउट्स वहां पर आपको डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि अभी जो कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड है वो सिर्फ B2B के लिए है। लेकिन जब आप B2C पे काम कर रहे हो तो आपको कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, वो ऑप्शनल होनी चाहिए। और वो तो पेज लेआउट पे ही नहीं होनी चाहिए जब आप B2C पे काम कर रहे हो, राइट। तो ये चीजें हैं, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ता है बाद में, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस फंक्शनैलिटी का यूज करते हैं, B2B एंड B2C। सो प्रॉपरली अब आपको इसे इंप्लीमेंट करना होता है। सो बाय डिफॉल्ट है हमारे पास B2B, राइट। तो ये डेटा आप इजीली मेंशन कर सकते हो कि बिजनेस से डेटा आ रहा है, लीड का डेटा आ रहा है, और उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ठीक है। अब देखो, तो लीड हो गया, लीड ऑब्जेक्ट का डेटा आ गया, उसको स्टोर कर लिया आपने अच्छे से, आपके ऑब्जेक्ट में ये डेटा है। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका एक्चुअल सेल्स प्रोसेस, ठीक है। सेल्स प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो तो आपने कर लिया। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या? लीड आ रही है, लीड को ऑटो रिस्पॉन्स जा रहा है, लीड असाइन हो रही है। अब जिसको असाइन हुआ, अब वो अपना काम यहां से स्टार्ट करेगा। लीड को कांटेक्ट करना है, उसको प्रोडक्ट की डिटेल देना है, और ट्राई करना है कि उस कस्टमर ने वो प्रोडक्ट बाय करे, राइट। तो ये काम होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, जिसको आपने असाइन किया है। अब उसके लिए क्या क्या एक्शन आपको चाहिए वो आप यहां पर इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी मैनेजमेंट, राइट। सो एक्टिविटी मैनेजमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो हमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करना होता है सेल्स के लिए, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब सेल्स यूजर ने सभी कस्टमर से कांटेक्ट किया, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिया। अब इनमें से कुछ प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, कुछ ऐसे होती है जो नॉन क्वालिफाइड लीड हो सकती है, शायद किसी को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या कोई ऐसी लीड्स है जो
इन फ्यूचर प्रोडक्ट बाय कर सकती हैं, तो वो डेटा हमें प्रॉपरली स्टोर करके रखना है लीड के अंदर ही। लेकिन जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, अब वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे कस्टमर्स। जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया वो कस्टमर्स हो गए। तो यहां पे आपको इस लीड को कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं लीड कन्वर्जन प्रोसेस। हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, लीड कन्वर्जन प्रोसेस। अब जब आप इस लीड को कन्वर्ट करते हो तो ये तीन ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो रहा है। तीन ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो हमारे पास अब ऐसे तीन ऑब्जेक्ट्स है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अब इसका मीनिंग क्या है, अकाउंट मतलब आपके जो मेन कस्टमर्स है वो आपका अकाउंट है। जो आपके मेन कस्टमर्स होंगे उसका डेटा आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट में होगा। अब उसके साथ हमारे पास एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है। कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड टू दी अकाउंट, जो अकाउंट है आपके पास। अब ये यहां पर बाय डिफॉल्ट जैसे B2B के लिए है, तो अगर कोई बिजनेस है, अब उस एक बिजनेस के मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं ना, यस और नो, मल्टीपल यस सर। कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो ये सभी डेटा, ये जो बिजनेस है ये हो गया आपका अकाउंट, और ये जो कॉन्टैक्ट पर्सन है ये हो गए आपके कॉन्टैक्ट्स। सो वन अकाउंट और वन अकाउंट के मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं। अगेन वन टू मेनी रिलेशनशिप ये यहां पर आता है। सो अकाउंट ऑब्जेक्ट हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा। सो कॉन्टैक्ट्स मेनी है, एक अकाउंट के लिए मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं, और वो डेटा आपको कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। क्लियर है यहां तक, यस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है। हम्म, यस सर। यस, अकाउंट एंड यस। कॉन्टैक्ट। सो अकाउंट मतलब होते हैं हमारे कस्टमर्स, एंड यहां पर कॉन्टैक्ट्स क्या है, सो कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड टू दी अकाउंट, सो रिलेटेड टू दी अकाउंट। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, इसी अकाउंट के साथ रिलेट करता है ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो डील हो रही है हमारी, राइट, वो उस अकाउंट के साथ जो डील हो रही है। मतलब ये आप एक कंपनी हो, राइट, और आप किसी अकाउंट के साथ डील कर रहे हो जो आपका कस्टमर है। तो एक जो डील हो रही है कि कितने प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट, कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो ये सभी तो डेटा हमें चाहिए। इन फ्यूचर नेक्स्ट डील होगी, इन फ्यूचर अगेन नेक्स्ट डील होगी, तो ये भी तो डेटा हमारे पास होना चाहिए कि आपने उनके साथ कितनी डील किया है अभी तक, कितनी सक्सेस हुई है, कितनी फेल हुई है। तो वो सभी इंफॉर्मेशन होता है आपका अपॉर्चुनिटी। वो डील मतलब होता है आपका अपॉर्चुनिटी, और ये डेटा स्टोर होता है हमारे अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे। सो अपॉर्चुनिटी मतलब हमारी डील, राइट। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी। तो कस्टमर आ रहा है, लीड्स आ रही है, कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कि बस आ रहा है कस्टमर एक शॉप की तरह, पैसे दिए और प्रोडक्ट लेके चला गया, नहीं। क्योंकि जो CRM यूज कर रहा है वो एक बड़ी कंपनी होगा, जिसके पास मल्टीपल बिजनेसेस, मतलब जो कस्टमर्स हो सकते हैं, या एक बड़े लेवल पे जो प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, ऐसे ही लोग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यहां पर आपका प्रोसेस क्या है। कहीं पर B2C काम कर रहे हो, बहुत सिंपल हो सकता है। कहीं पे B2B अगर इंप्लीमेंट करो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्योंकि जो B2B होता है वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। B2C पे सिंपल है, अगर आप कोई हेल्थ केयर के लिए यूज कर रहे हो, एडटेक के लिए यूज कर रहे हो, राइट, इंश्योरेंस के लिए यूज कर रहे हो, फाइनेंस के लिए यूज कर रहे हो, बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। लेकिन B2B में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर एक बिजनेस हो आप, और आप एक बहुत बड़ी डील क्रैक क्रैक करना चाहते हो आपके बिजनेसेस के लिए, तो आप ऐसे किसी के भी साथ उसको क्रैक नहीं करते हो। आप कोटेशन लोगे, निगोशिएट करोगे, आप चेक करोगे, राइट। वहां पर क्या होता है, बहुत सारा टेंडर होता है, टेंडर्स भरने पड़ते हैं। वो सब कुछ यहां पर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है जब आप B2B पे काम करोगे। सो हमने जैसे B2B पे काम किया तो वहां पे देखा है बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसमें ये भी नहीं है कि हर अपॉर्चुनिटी क्लोज होगा, राइट, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लॉस होती है, राइट। तो ये सभी डेटा हमारा उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। सो अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। देन फिर आता है, हमने कहा कि ठीक है डील हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिसके लिए डील हो रही है वो कहां पे है, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट का तो यूज पता ही है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट कहां यूज होगा, प्रोडक्ट के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट्स है आपके, वो आप प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करोगे। इसके बाद यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, देखो,
एक कस्टमर के लिए मल्टीपल हमारे पास प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी उसके अंदर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी का पार्ट, एक अपॉर्चुनिटी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। किस टाइप की रिलेशनशिप बनी? मेनी टू मेनी। तो यहां पर एक जंक्शन ऑब्जेक्ट होता है इन दोनों को असाइन करने के लिए, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। क्या है? अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। राइट, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट्स है, इसका डेटा कहां पर होगा, मतलब उसकी जो प्राइसिंग है वो कहां पर आप रखोगे? सो प्रोडक्ट की प्राइसिंग प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं होती, क्योंकि एक प्रोडक्ट आप सिर्फ एक प्राइस में नहीं सेल करते हो। आप देखो Amazon पे देखो या कहीं पर भी आप बड़े से बड़े शोरूम में क्यों ना जाओ, आप चेक करोगे एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्राइजेस में सेल होता है, एक प्रोडक्ट। तो उसकी प्राइसिंग कैसे मेंशन करोगे? उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है प्राइस बुक। राइट, प्राइस बुक। लेकिन उनको असाइन करने के लिए, एक अगर एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल प्राइजेस में सेल हो रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्राइस बुक और एक प्राइस बुक के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो यहां पर भी एक जंक्शन ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं प्राइस बुक एंट्री। राइट, सो प्राइस बुक एंट्री। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं। इतने ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए आपके सेल्स को मैनेज करने के लिए। और ये सभी एक ओवरव्यू हमने लिया है कि सेल्स वर्क कैसे करता है। सेल्स स्टार्ट होता है आपकी कैंपेन से और एंड हो रहा है यहां पर आपकी डील पे। ये तो सभी उसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ आप आपके अपॉर्चुनिटी पे। लेकिन उसके लिए बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और जो स्टैंडर्ड चीजें है वो तो हम यूज करेंगे ही, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है कस्टमर्स की, कि डेटा कैसे फ्लो होना चाहिए, किस तरीके से वो डेटा आना चाहिए, फिर कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो उस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए हो सकता है आप ट्रिगर भी इंप्लीमेंट करोगे, आप फ्लोज भी इंप्लीमेंट करोगे। राइट, ऑटोमेशन टूल्स, वैलिडेशन, काफी सारी चीजें हमें सेल्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो जब आप एक्चुअली प्रोडक्ट पे काम करते हो प्रोजेक्ट के लिए, तो आप एक तो सेल्स के लिए ही काम कर रहे हो या आप सर्विस के लिए काम कर रहे हो। मेन यही प्रोसेस होता है सीआरएम, मतलब कि सेल्स को मैनेज कर रहे हो या आप सर्विस को मैनेज कर रहे हो। राइट, यही है। और बहुत सारी चीजें हमें इसके लिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि डेटा कैसे आना चाहिए, वो कैसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, कैसे उसको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट बाय हुआ उसको ऑटोमेटिकली वो सभी बिल्स वगैरह जानी चाहिए। राइट, प्रोडक्ट की डिटेल्स जानी चाहिए, ऑटोमेटिकली फिर फीडबैक के लिए उनको ईमेल जानी चाहिए। ऐसी प्रोसेसेस होती है। तो वही हमें क्लाइंट के लिए इंप्लीमेंट करके देना होता है सेल्स फोर्स के अंदर। ओके, सो एक ओवरव्यू मिला आपको सेल्स क्लाउड का। क्लियर है गाइस? यहां तक आप बताइए, यहां तक क्लियर है आपको सेल्स क्लाउड? यस सर। राइट, कितने ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, सभी का मीनिंग क्या है, ये प्रॉपरली आपको समझना है। सो कितने ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए, कितने ऑब्जेक्ट्स थे? एक बार बता दिए मुझे। कैंपेन्स, इट्स कैंपेन लीड, अपॉर्चुनिटी, लीड, अकाउंट, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, करेक्ट, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। प्राइस बुक, प्राइस बुक, करेक्ट, सो प्राइस बुक प्राइस बुक एंट्री। एंड प्राइस बुक एंट्री। अब आपको क्या करना है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को स्कीमा बिल्डर पे लेना है, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। क्योंकि देखो, हम जब भी किसी ऐप पे काम कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। जब हमें रिलेशनशिप पता होगा तभी तो जाके हम कोई ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं या कोई कोड लिख सकते हैं। क्योंकि तब जाके ये सिंपल होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट से हम किस ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जैसे ही फिर हमारे पास आती है, हमें ये क्लिक होता है कि नहीं, मैं इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं, इस तरीके से मैं इसे प्रोसेस कर सकता हूं। इसीलिए अब सभी इनका रिलेशनशिप पता होना जरूरी है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का। तो वो कैसे फाइंड करते हो आप? स्कीमा बिल्डर पे जाओगे, सभी ऑब्जेक्ट्स को आपको स्क्रीन पे लेना है और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। कहाँ लुकअप है, कहाँ मास्टर डिटेल है, कहाँ मेनी टू मेनी है, कहाँ सेल्फ रिलेशनशिप है, कहाँ वन टू मेनी है। ये सब आपको फाइंड करना है। क्लियर है क्या गाइस, कि कौन कौन ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड है? क्लियर है? यस सर, यस सर। जन श्रद्धा, तो ये आपके लिए टास्क है। अब बात करते हैं, देखो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए,
तो अब हम बात करते हैं कि ये लीड अभी आएगी कैसे, ताकि हम प्रोसेस को स्टार्ट कर लेंगे। देखो, सो लीड प्रोसेस कैसे होगा। हम चाहते हैं कि क्लाइंट के पास एक वेबसाइट है, ठीक है, क्लाइंट के पास अभी एक वेबसाइट है। मैक्सिमम जो लीड आएंगी वो वेबसाइट से आएंगी। क्लाइंट क्या करता है, कोई भी डेटा को एक्सेस करने उनके लिए वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे इंक्वायरी करता है कि यहां से प्रोडक्ट बाय करे या नहीं, क्या क्या फीचर्स इसके साथ मिल रहे हैं, सब कुछ। अब यहां पे होता है एक इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म हो सकता है या कोई भी, राइट, या वहां पर ऑप्शंस होते हैं ना, ऐसे कि बुक करो या ऑर्डर करो, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। अब यहां पर हमें एक फॉर्म मिलेगा। अब जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कस्टमर से वो सभी फॉर्म में हम डेटा प्रोवाइड करेंगे। कितनी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है और आप ये इंफॉर्मेशन फिल करो। यूजर क्या करेगा, यूजर डेटा देने के बाद यहां पर सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, सबमिट। अब जैसे यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक किया, अब क्या होगा, ये डेटा कहां पे जाएगा, ये डेटा आना चाहिए हमारे सेल्सफोर्स के अंदर, राइट। सो सेल्सफोर्स, राइट, लीड ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा आना चाहिए, लीड ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शनैलिटी वेब टू लीड। इसके लिए क्या फंक्शनैलिटी है, वेब टू लीड। बहुत सिंपल है, बिना कोडिंग के सिंपल तरीके से 1 मिनट के अंदर आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन यही रिक्वायरमेंट अगर आप बेसिक से इंप्लीमेंट करने जाओ पूरे स्क्रैच से, दो सिस्टम अलग अलग है, वेबसाइट अलग चीज है, सेल्सफोर्स अलग है, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर जाके आपको वो डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सेल्सफोर्स में बहुत सिंपल तरीके से दिया है। सेल्सफोर्स में फॉर्म जनरेट करो, वेबसाइट पर ऐड करो और हो गया काम, राइट। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ये जो लीड आई है ये लीड ऑब्जेक्ट में तो स्टोर हो रही है, लेकिन ये किसी को असाइन करना पड़ेगा, किसी सेल्स यूजर को, क्योंकि उसी का काम रहेगा ना आगे, कि लीड को कांटेक्ट करना है, लीड को सभी इंफॉर्मेशन देना है, तो ये काम कौन करेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो हमें अब इस लीड को असाइन करना होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो भी है आपके पास, करण, कुणाल, साहिल, जिसको भी आप असाइन करना चाहते हो, राइट। तो उसके लिए क्या इंप्लीमेंट करना होता है, लीड असाइनमेंट रूल। सो लीड असाइनमेंट रूल, करेक्ट, ये हमें इंप्लीमेंट करना है, लीड असाइनमेंट रूल। ओके, अब लीड तो असाइन हो गया, लेकिन कस्टमर को तो पता चलना चाहिए ना कि आपका जो इन्होंने जो इंक्वायरी किया वो सक्सेसफुली सिस्टम के पास पहुंच चुकी है और आपकी टीम से उसको कोई कॉल करने वाला है। तो हमें भी उसको एक रिमाइंडर देना है या एक अपडेट करना है, एक ऑटो रिस्पॉन्स देना है, एक ऑटो रिस्पॉन्स कि यस, हमारी टीम में से आपको कोई 24 आवर्स के अंदर हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगा या आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दिया जाएगा, जो भी ईमेल आपको करना है, तो वो आप ऑटोमेटेड ईमेल शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगी। जैसे वेबसाइट से डेटा आया, लीड असाइन हो जाएंगी बेस्ड ऑन कंडीशन, और उनको ईमेल भी चला जाएगा, राइट, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। कहीं पर भी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं, अब सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। ये हमें इंप्लीमेंट करके देना होता है क्लाइंट के लिए, राइट। अब देखो, अब ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेब टू लीड। हम वेब टू लीड को इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो ये वर्क कैसे करता है वेब टू लीड। सो यहां पर ये लीड ऑब्जेक्ट है, मैन्युअली तो आप लीड क्रिएट कर रहे हो, बट हमें अभी कैसे चाहिए, ये वेबसाइट के थ्रू डेटा चाहिए। तो सिंपल, अब उसके लिए आपको आना होगा, देखो, गियर आइकन, सेटअप। सेटअप पे आने के बाद सिंपल यहां से आप सर्च करेंगे, सो वेब टू लीड, राइट। सो वेब टू लीड, ठीक है। सो वेब टू लीड, देखो मार्केटिंग के अंदर है हमारे पास वेब टू लीड। क्लिक करेंगे वेब टू लीड पे। अब वेब टू लीड पे क्लिक करने के बाद देखो यहां पर, यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग पेजेस ऑन योर कंपनीज वेबसाइट यू कैन कैप्चर कॉन्टैक्ट एंड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स एंड ऑटोमेटिकली जनरेट न्यू लीड्स इन salesforce.com enabling you to respond in रियल टाइम टू कस्टमर्स रिक्वेस्ट। तो ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। वेबसाइट से फॉर्म होगा, यहां से डेटा आएगा और सीधा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको बनाते कैसे है, ये आप चेक कर लेना कि वेब टू लीड इनेबल्ड है क्या। अगर ये इनेबल्ड है तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपका इनेबल्ड नहीं है तो एडिट करके इसको इनेबल्ड आपको करना पड़ेगा। तो इनेबल्ड है हमारा, यस। रिकैप्चा वेरिफिकेशन अब हमें जरूरत नहीं है, बट अगर आपको चाहिए, जैसे आपकी एक रनिंग वेबसाइट होती है तो कोई स्पैमिंग ना हो, राइट, रोबोट्स के थ्रू कोई स्पैमिंग ना हो, इसीलिए हम यहां पर रिकैप्चा वेरिफिकेशन ऐड करते हैं। बट अभी के लिए हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि उसका प्रोसेस डिफरेंट है। गूगल से एपीआई कीज चाहिए, हमारी एक रनिंग वेबसाइट होनी चाहिए, राइट। सो सिंपली क्रिएट करेंगे क्रिएट वेब टू लीड फॉर्म। अब जैसे बनाएंगे, अब देखो
आपको ये बताना है कि उस फॉर्म के अंदर फील्ड्स क्या क्या होनी चाहिए। ये सभी आपके लीड ऑब्जेक्ट की फील्ड्स है। ठीक है, अब आप बताओ कि कितनी फील्ड्स आपको चाहिए। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नहीं है तो फोन चाहिए, तो फोन को भी ऐड कर लीजिए, तो फोन फील्ड आ गई। इसको ऊपर कर लीजिए। सो आप ओके, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, कंपनी की डिटेल्स चाहिए क्या? ठीक है, रखते हैं। सिटी, कंट्री, स्टेट ये सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चाहिए तो ऐड करो, तो स्टेट को भी करते हैं ऊपर। ओके, कंट्री को सबसे पहले रखते हैं, कंट्री, स्टेट एंड देन रखते हैं सिटी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर लिया। तो ये सभी डेटा अब आपके फॉर्म पे दिखने वाला है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, ये जो अगर पिक लिस्ट फील्ड है, फॉर्म बहुत बड़ा दिखेगा। मैं इसको रिमूव ही कर देता हूं। ठीक है, स्टेट को भी रिमूव करता हूं, सिर्फ सिटी का ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, सिर्फ सिटी। अब आता है रिटर्न यूआरएल। अब रिटर्न यूआरएल क्या होता है कि यूजर जब इस फॉर्म को सबमिट करेगा, तो आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट पर कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो, तो आप अनदर पेज पे रिडायरेक्ट होते हो, जैसे थैंक यू पेज वगैरह हो गया, ऐसे पेजेस में। तो उसके लिए आपको यहां पर रिटर्न यूआरएल ऐड करना है। हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो केस ऑफ एजुकेशन है हमारी वेबसाइट, उसको ऐड कर लेते हैं, या नागपुर कोडर्स, किसी को भी ऐड करो, दोनों वेबसाइट से अपनी। तो इसको हम करते हैं रिडायरेक्ट, राइट। तो जैसे ही हमारे पास ये प्रोसेस हो जाएगा, हम इसे रिडायरेक्ट कर लेंगे। रिकैप्चा इंक्लूड करना है क्या? नहीं। तो सिंपल, कितनी फील्ड चाहिए वो प्रोवाइड किया, कहाँ रिटर्न करना है वो प्रोवाइड किया, एंड देन जनरेट। अब जैसे ही जनरेट करोगे, देखो पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने रेडी हो गया। ये पूरा एक HTML फॉर्म है, ये कंप्लीट आपका HTML फॉर्म है। HTML पता है क्या आप लोगों को गाइस? गुंजन, श्रद्धा, HTML पता है आपको? HTML? नो Yes, sir. सर। ओके, किसी ने यस कहा, किसी ने नो कहा, या दोनों ने यस कहा? सर मैं मुझे पता है सर। मुझे नहीं पता है सर, मैं कंप्लीटली ओके, नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ। देखो HTML क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है, वेब पेज। तो ये जो वेब पेज बनते हैं, वेबसाइट के जो पेजेस बनते हैं, वो बनते हैं HTML से। HTML उसके बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं CSS स्टाइलिंग के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट, राइट। लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो है HTML। पहले HTML में कोड लिखते हैं सब कुछ, बाद में फिर उसको स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, बाद में उसमें रिस्पॉन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो HTML होता कैसे है? तो HTML में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती है। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप कोई भी पेज को एज अ वेब पेज रन करा सकते हो। सिंपल क्या करना होता है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। HTML, देन हेड, हेड के अंदर होता है हमारे पास टाइटल। टाइटल में आपको देना होता है पेज टाइटल, जो भी आपको इस पेज का टाइटल देना है वो। सो टाइटल, क्लोजिंग हेड, एंड देन यहां से स्टार्ट होती है आपकी बॉडी पार्ट। अब बॉडी मतलब यहां पर होता है आपका मेन कंटेंट। यहां पर होता है आपका मेन कंटेंट, वेबसाइट का मेन कंटेंट, राइट। जो भी आपको वेब पेज पे शो करना है ना, वो मेन कंटेंट यहां पे है, एंड देन लास्ट में क्लोजिंग HTML। तो ये आपका एक HTML का पेज है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको इंप्लीमेंट करोगे देन। ठीक है, ये आपका एक वेब पेज है। ठीक है, और जो कोड आपको लिखना होता है मेन, वो यहां पे है। ठीक है, वो मेन कोड यहां पे है कि आपको क्या रन करना है ब्राउजर पे, वो यहां पर आपको बॉडी टैग के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा। अभी जो फॉर्म हमें जनरेट होके मिला है, उसके अंदर ये पूरा या स्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक फॉर्म बना के दिया, तो सिंपली वो फॉर्म उठाना है और यहां पर पेस्ट कर देना है, और हो गया आपका वेब पेज रेडी। देखो बहुत सिंपल है। स्क्रीनशॉट लिया क्या इसका? हम्म, यस सर। ओके। Yes. अब देखो ये वर्क कैसे करता है। मैं एक सिंपल वेब पेज आपको पहले रन करके बता देता हूं। हम्म, ठीक है, एक पेज यहां पर बना लेते हैं। देखिए, अब ये पेज वर्क कैसे करेगा। एक सिंपल पेज है, ठीक है, नॉर्मल आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अब मुझे इसको वेब पेज बनाना है, कैसे बनाएंगे? सिंपल स्ट्रक्चर कैसे होता है, HTML, उसके अंदर हेड, हेड के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं अगेन? Title. टाइटल। टाइटल। अब टाइटल हम देते हैं केस ऑफ लीड फॉर्म। तो हमने क्या नाम दिया? केस ऑफ लीड फॉर्म। जो भी आपको नाम देना आप यहां पर दे दो प्रॉपर। ठीक है, क्लोजिंग टाइटल, राइट, टाइटल को क्लोज किया, क्लोजिंग हेड,
हेड को क्लोज किया। देन बॉडी टैग यहां से हमारी स्टार्ट हो रही है। सो बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हमारा मेन कंटेंट होता है, राइट। सो बॉडी, एंड यहां पर क्लोजिंग बॉडी टैग, सो क्लोजिंग बॉडी टैग, राइट। और देन क्लोजिंग HTML टैग, राइट। अब कोड लिखो यहां पर जो भी चाहिए। सो वेलकम कोडर्स, ठीक है। अब इसको सेव करना है। अब यहां पर जो हमने लिखा, लेकिन ये इस तरीके से नहीं लिखना होता है। अगर टेक्स्ट हमें देना है तो सिंपली आप H1 या पैराग्राफ टैग का यूज करो। तो जैसे हम ऐड करते हैं यहां पर H1 टैग, तो हेलो कोडर्स, ठीक है, H1 टैग। तो क्या होगा, जो भी आप इसके अंदर ऐड करो वो आपको शो होने लगेगा। अब मुझे इसको डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं यूज करना, मुझे इसको वेबसाइट के थ्रू यूज करना है। सो मैं क्या करूंगा, फाइल, और मैं इसको सेव करता हूं। तो देखो सेव एज, सेव एज करने के बाद आपको सिंपल क्या यूज करना है, देखो इसका जो फॉर्मेट है वो ऑल फाइल्स करो, और इसका जो नेम आपको कैसे देना है देखो। सो मैं कह रहा हूं लीड फॉर्म या फिर केसॉफ्ट लीड फॉर्म .html, ये ध्यान में रखना है। जब आप इसको सेव कर रहे हो तो आपके वेब पेज का जो एक्सटेंशन होगा वो .html होना चाहिए, राइट। देन सेव। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, अब ये वेबसाइट में रन होने के लिए रेडी है। देखो केसॉफ्ट लीड फॉर्म, क्लिक करो इसको। अब देखो आ गया यहां पर हेडिंग हेलो कोडर्स। अब ये वेबसाइट पे रन हो रहा है, करेक्ट है। तो जो भी अब आप उस बॉडी टैग के अंदर ऐड करोगे वो आपके ऐसे वेबसाइट पे रन होने वाला है। क्लियर है श्रद्धा? हम्म। यस सर। अब सेम स्ट्रक्चर में अब आपको क्या करना है, जो भी कोड आपको मिला था सेल्सफोर्स में से उसको उठाओ और यहां पर कॉपी पेस्ट करो, सिंपल। कंट्रोल A सब सिलेक्ट किया, कंट्रोल C सब कॉपी हो गया। एंड जहां पर हमें चाहिए था, ये जो आपका मेन पार्ट है, अब इसको निकाल दो। या फिर अगर आप इसमें हेडिंग रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो कि सॉफ्ट इंक्वायरी फॉर्म, राइट। तो इसमें H1 नहीं देते, थोड़ा छोटा फॉर्म रखते हैं, तो इसमें कर दो H3, एंड इसको भी करते हैं H3। तो छोटी हेडिंग आएगी, ठीक है। एंड बाकी जितना भी कोड हमें मिला था वो सब यहां पर पेस्ट कर दो, सिंपल। क्योंकि फॉर्म का कोड बना हुआ है ये, कंट्रोल S, सिंपल कंट्रोल S कर दिया। एंड देन उसके बाद आप रन करो, पेज हमने चेंज कर दिया इसका। अब फिर से जाओ, कहां पे था हमारा पेज, यस। तो ओपन करिए एंड देखो आ गया केस ऑफ इंक्वायरी फॉर्म, और यहां पर देखो ये पूरा का पूरा पेज हमें दिख रहा है। यस, क्लियर है क्या गाइस यहां तक अभी आप? यस सर। यस सर। गुंजन, श्रद्धा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है गाइस प्रॉपरली। सो आपको इंप्लीमेंट करना है। अब ट्राई करते हैं कि यहां पर डेटा देने से मेरे ऑब्जेक्ट में डेटा जा रहा है या नहीं। सो अब डेटा ऐड करते हैं। सो सलमान खान का डेटा ऐड करेंगे। सो सलमान खान, ठीक है। एंड देन फोन नंबर, ठीक है। सो फोन नंबर प्रोवाइड किया, ईमेल, ठीक है। कंपनी, सो जो भी आपको देना है, सो मैं फिलहाल नाम दे रहा हूं कि सॉफ्ट सिटी, मैं ऐड कर रहा हूं नागपुर, ठीक है। अब जैसे हम सबमिट करेंगे, हमने एक थैंक यू पेज जैसे एक रिडायरेक्ट दिया हुआ है, एक रिटर्न यूआरएल दिया है, तो वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। सबमिट करते हैं तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए, देखो आ गया, रिडायरेक्ट हुआ हमारे वेबसाइट पे। अब चेक करिए हमारे ऑब्जेक्ट पे डेटा क्रिएट हुआ क्या। सो लीड ऑब्जेक्ट, एंड इसको करो अभी रिफ्रेश। सो लीड्स, ऑल ओपन लीड्स, यहां पर ये दूसरा ही हमने ओपन करके रखा है, टेबल पे करो इसे। एंड चेक करिए सलमान खान का डेटा आया कि यस, देखो सलमान खान दिख रहा है। केस ऑफ कंपनी, ये जो मोबाइल नंबर दिया था वो सब कुछ। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्लियर है क्या? तो जैसे वेबसाइट से डेटा दिया और ये सेल्सफोर्स के अंदर आ गया, कितना टाइम लगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, कितना सिंपल है। तो ये सब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फीचर्स हमें सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है इंप्लीमेंटेशन को इजी करने के लिए। तो जो है वो एज इट इज यूज करेंगे, जो नहीं है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ रही है लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड तरीके से नहीं दिया है, उसी के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है। लेकिन सेल्सफोर्स का इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। सो एडमिन भी उतना ही अच्छे से आना चाहिए, बाद में जो हम डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट भी अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है क्या गाइस यहां तक?
गुंजन, यस सर। श्रद्धा। यस सर। तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करिए, सभी ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझिए, सभी ऑब्जेक्ट का मीनिंग नोट्स में दिया हुआ है उसको रीड करिए, ठीक है। एंड देन वेब टू लीड फॉर्म आज आपको जनरेट करना है। कल हम दिन डिस्कस करेंगे यहां पर लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल कैसे वर्क करता है, देन लीड अगेन असाइनमेंट रूल कैसे वर्क करता है, देन एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या है। तो अभी 1 या 2 दिन अगेन हमें लगेंगे, 2 दिन तो भी चलिए, सेल्स क्लाउड के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑटोमेशन टूल्स पे जाएंगे, देन डेटा मैनेजमेंट टूल्स पे जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपका जो जो भी हम सीक्वेंस है जो हमारे क्लास की, वो प्रॉपर आपको भी फॉलो करना है, पीछे मत रहना सिर्फ, ठीक है। प्रीवियस वाला जितना मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करो, कितने लोगों ने किया? गुंजन, सर मेरा हो गया। हो गया है सर, स्क्रीनशॉट में भेज देती हूँ आज सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करिए ग्रुप पे, क्योंकि मुझे तो पता चलना चाहिए ना गाइस। हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, बट ऐसा है कि आपने उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी टीम के साथ जो होता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। हम ट्राई करते कि आपको वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करें, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, जितना ट्रेनिंग हो गया, 2-3 महीने उन्होंने क्लासेस कंटिन्यू किए, उसके बाद ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू किया, अब 2 ही महीने की फीस उन्होंने पे किया है, फिर भी उसके बाद हम उनको अलाउ कर रहे हैं क्लास में ज्वाइन करने के लिए, कि ठीक है जितनी रिमेनिंग फीस है उतना पे करके वो ज्वाइन करे। और उनका कहना है कि नहीं, मैं एक तो पूरा फीस बाद में पे करेंगे जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी, जबकि हम उनको अलाउ कर रहे हैं बीच में से क्लास ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने छोड़ दिया था बीच में से। और हम इसीलिए स्टार्टिंग में ही कंप्लीट फीस नहीं लेते स्टूडेंट से, आपको जब छोड़ना है आप जा सकते हो, ठीक है। बट उसके बाद भी फिर हम अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं कि न्यू बैच में ज्वाइन करने के लिए अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया है, बट टीम ने अभी डिस्कस किया है कि अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन ही हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि ये जो डिसएडवांटेज ले रहे हैं। अभी उनको हमने कहा कि ठीक है आप ज्वाइन करो, लेकिन अब ज्वाइन करने के लिए बोला तो उन्होंने, अब उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब वो कह रहे कि नहीं मैंने सेशन ही नहीं ज्वाइन किया, अब मुझे फीस ही रिफंड चाहिए, जबकि 2 महीने से ज्यादा तो उन्होंने सेशन अटेंड किए। अब ये चीजें होती है, और हमें पूरा का पूरा ये एक्सेस देना पड़ता है यहाँ पर पोर्टल का, यहाँ पर बिलिंग जनरेट होता है हर स्टूडेंट का 20,000 फीस का। अब ये दिक्कत है, इसीलिए अभी सेशन जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो डेली प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि आगे जाके ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग का जो ऑप्शन है वो बंद कर दे, क्योंकि बहुत 1-2 स्टूडेंट की वजह से बाकी सभी स्टूडेंट का लॉस होता है। हमारे पास पहले पे आफ्टर प्लेसमेंट था, सेम प्रॉब्लम हुई, कुछ स्टूडेंट्स तो अच्छे से अब अच्छी कंपनी में चले गए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो पहली फीस थी वो पे किया, उसके बाद जॉब लगने के बाद भी फीस पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पे आफ्टर प्लेसमेंट का फिर मिसयूज करना स्टार्ट किया, तो वो बंद कर दिया हमने। अभी ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, ये भी बंद करना होगा, क्योंकि देखो हम प्रेजेंट ही लगाते नहीं है, सिर्फ ग्रुप पे ही सारे अपडेट्स होती है। अब उस स्टूडेंट ने 2 महीने 3 महीने क्लास कंटिन्यू किए, उसके बाद क्लास छोड़ दिया, उसके बाद अभी वो वापस आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे फीस रिफंड चाहिए 4 महीने बाद, उनकी बैच खत्म होगी कब की। ये दिक्कत है स्टूडेंट के साथ, पता नहीं हम जो चीजें प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट में पॉसिबल नहीं है, बट जितना मतलब टीम से वो सारी चीजें रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसीलिए हमने जब स्टार्ट किया था ना हम ज्यादा लोग थे, बट अभी ज्यादा लोग हैं नहीं, हम इसको जो कर रहे हैं। बट ये सेम 1-2 स्टूडेंट की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए हम फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते प्रॉपरली, क्योंकि जितना दिया है, एक तो कंप्लीट फीस नहीं चार्ज करते ताकि स्टूडेंट का लॉस ना हो, क्योंकि होता है ऐसा, आपने कंप्लीट फीस पे करने के बाद भी कहीं पर भी ज्वाइन करो, 15-20 दिन अगर आपने किया उसके बाद कोई रिफंड का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। बट इसीलिए हम रखते हैं कम ऑप्शन कि आप मंथली पे करो। इसके लिए तो बिना आप अटेंड करे तो पहले फीस ही नहीं पे करना है, 3 दिन अटेंड करो देखो उसके बाद ही फीस पे करो। फिर एक ही महीने की कर रहे हो, एक ही महीना क्लास आपने अटेंड किया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है अगेन, आप नेक्स्ट मंथ में फीस ही पे मत करो, आप कहीं और पे लगाना चाहो वो वहां पर आप जाके लगा सकते हो। लेकिन क्लासेस अटेंड करने के बाद, सेशन लेने के बाद फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, अब उनको कैसे समझाएं, ये सर। दिक्कत होती। हाँ, सर सर मुझे एक दिन। आज। हाँ हम्म, गुंजन, यू कैन आस्क। नो बोलिए। नो, यू कंटिन्यू। सर मुझे क्वेश्चन है आज के इसमें। हम्म, अ, हमने जो फॉर्म क्रिएट किया उसको हमने डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे सेव किया और वहां से हमने उसको एक्सेस किया। हम्म। बट जो कस्टमर्स आएंगे या जो लीड हमारी जनरेट होगी, उनको कैसे ये फॉर्म वो अवेलेबल तो कराएंगे वेबसाइट पे हम? होगा ना, ये तो फॉर्म है, ये आपने ये एक वेब पेज बनाया, अब ये पेज कहां पर जाएगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा ना ये पेज। वेबसाइट वेबसाइट कैसे बनती है, इन्हीं पेजेस से तो वेबसाइट बनेगी। अब इस पेज को डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको आपकी वेबसाइट पे, हाँ।
ओके। वेबसाइट से फिर वो रिडायरेक्ट होगा। जैसे वेबसाइट होती है, देखो वेबसाइट कैसे बनती है, मल्टीपल पेजेस से, ये पेजेस है, होम पे आ गई हम्म। ये पेजेस है, लाइव बैचेस पे आ गई ये पेजेस है, यहाँ पर ये हम्म। जितने भी पेजेस दिख रहे हैं ये पेजेस है। तो जैसे ओके। पेजेस में फिर आप ऐड करोगे, जैसे कॉन्टैक्ट अस पे पेज किया, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर नहीं हुआ है, देखो नागपुर कोडर्स पे अगर आप आते हो, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर आप आओ, यहां पर आपको जो फॉर्म मिलेगा आप उस फॉर्म पे क्लिक करो। सो कॉन्टैक्ट अस हम्म। फॉर्म पे क्लिक किया तो ये वो पेज रहेगा कॉन्टैक्ट अस, और यहां से आप इंक्वायरी के लिए वो सभी डेटा प्रोवाइड करोगे और सेंड करोगे, तो ये डेटा सिस्टम के अंदर जाएगा। क्लियर है? ये वेबसाइट पर ओके। पेज है, अभी जो हमने बनाया वो लोकली है, लेकिन उस पेज को ओके। हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे। ओके। ठीक है, ये आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अब ये काम जब रिक्वायरमेंट आती है तब हम इंप्लीमेंट करें, अभी हमारे पास कोई लाइव वेबसाइट नहीं है इसीलिए। अब वो हो गया पूरा अलग पार्ट वेब डेवलपमेंट का, लेकिन इतना नॉलेज हमें होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम आगे जाके भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सभी का यूज करने वाले हैं। तो ठीक उसमें है, हम ये सीखेंगे कि कैसे डिप्लॉय करते हैं हाँ वेब पेज वगैरह ये, लेकिन ये पेजेस। अलग है, ये जो बना रही है सेल्सफोर्स के अंदर है, वेबसाइट अलग चीज हो गया, सेल्सफोर्स अलग हो गया, ये अलग वेबसाइट है। और जो पेज हम बना रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर वो सिर्फ सेल्सफोर्स के अंदर ही रन होने वाले हैं, वो बाहर नहीं है। वेब पेज जैसे बना है बस वैसा ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, यही पेज बनाना है आपको, फिर इन्हीं पेजेस को कंबाइन करके एक वेबसाइट बनती है। ओके। आप इस पेज को भी एज अ वेबसाइट बना सकते हो, एक होम पेज बना लो एक सिंगल पेज का, डोमेन ले लो हम्म। एक, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, डोमेन लेना पड़ता है, होस्टिंग लेनी पड़ती है, और फिर डिप्लॉय करना पड़ता है, हो गया आपका वेबसाइट रेडी। फिर आपको कोई हम्म। किसी को भी लिंक शेयर कर दो, वो कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये लोकली है, आपके आपके सिस्टम के अंदर है ये बस, जब आपको डिप्लॉय करना पड़ता है तब वो यूनिवर्सल एक्सेस हो जाता है कहीं से भी। हम्म, क्लियर है? ओके। यस। सर साइड सर साइड में भी HTML स्टार्ट करना है क्या, स्टडी करना है? क्या? HTML अभी स्टार्ट करना है, साइड में लर्न करना? हाँ देखो, आपके पास अगर टाइम मिलता है तो ये जितना आप सीखोगे उतना कम ही है, अगर आपके पास टाइम है तो HTML सीखते रहो, जावास्क्रिप्ट CSS, और बहुत डिटेल नहीं चाहिए होता है हमें, सेल्सफोर्स के अंदर बहुत डिटेल नहीं चाहिए। तो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस मिलते हैं, देखो आपको HTML इन वन वन आवर, CSS इन वन आवर, जावास्क्रिप्ट के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना। तो HTML CSS से बेसिक वीडियोस देख लो ना, बस आइडिया आ जाएगा। बाकी अगर कोड करना है, अभी तो इतने सारे टूल्स आ गए हमारे पास, गूगल पे सभी कोड मिल जाता है हमें, राइट? तो बस एक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें प्योर HTML में कोड नहीं करना पड़ता, सिर्फ बेसिक बेसिक टैग्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हम फ्रेमवर्क्स का ही यूज करेंगे ज्यादातर। ठीक है, बट आइडिया होना चाहिए, इसीलिए वो बेसिक सेशंस आप देख लो। ठीक है गुंजन, श्रद्धा? यस सर। ओके, और सो सर प्रैक्टिस करें। सर हाँ, नोट्स का एक्सेस? उनके नोट्स का ना, ठीक है, मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ, मैं डाउनलोड करके शेयर करता हूँ ग्रुप पे, आपकी ग्रुप पे ओके भी शेयर सर। करता हूँ, और वो 9:30 वाले सर ग्रुप में भी देना है मुझे। ओके ठीक है, सर। ओके गाइस, सो सर, प्रैक्टिस करें अच्छे से। एक हाँ और यस। डाउट है, सॉरी। हम्म आपने जैसे अभी बताया कि ये जो हमने फॉर्म बनाया है अभी ये सिर्फ हमारे सिस्टम के अंदर मतलब सेल्सफोर्स के अंदर यूज हो रहा है। हम्म तो एज ऑफ नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए नहीं तो क्यों यूज कर रहे हैं हम उसको? नहीं मतलब अगर मैं जैसे रियल किसी बिजनेस में जाती हूँ तो फिर इसको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा ना लीड जनरेट करने के लिए मुझे। आप यहाँ बनाओगे नहीं, आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के लिए बनाओगे फॉर्म, आप लोकली जो बनाओगे उनकी वेबसाइट पर यही पेज को सीधा डिप्लॉय कर दो ना आप। हम्म। हाँ एग्जैक्टली वही मतलब जब मैं रियल सिनेरियो पे काम करूंगी तो विदाउट डिप्लॉयमेंट ये काम नहीं करेगा, डिप्लॉयमेंट अब हो सकता कंपलसरी है ही कि होगा। ये आपको जरूरत भी ना पड़े, उनके ओके। पास जो कोई टीम होगी, आप क्योंकि आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो, आप उनके वेब पेज पे काम नहीं करने वाले हो, उनका ओके। वेब एप्लीकेशन हो सकता है कि दूसरी टीम हैंडल कर रही है, बस आपको अपना कोड उठाना है ये और उनको सेंड करना है, बाकी वो डिजाइन करेंगे, उनका कैसे फ्रंट एंड होना चाहिए, कैसे उनका पेज होना चाहिए वो करते बैठेंगे, ये फिर आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप सेल्सफोर्स के लिए बना रहे हो, उनकी वेबसाइट पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो कोड जा रहा है ये उनकी वेबसाइट पे जा रहा है। ठीक है, ओके। बट ठीक अगर करना भी होगा तो कुछ बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कोड उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल। है। ठीक ठीक है, अंडरस्टूड। ओके देन, अगर आप चाहो तो इससे सेम कोड को उठा लो, चैट जीपीटी पे जाओ और उसको बोलो कि इसको अच्छे से डिजाइन करो, CSS अप्लाई करो, एक नई फाइल और प्रॉपर डिजाइन के फॉर्मेट में दो, तो जैसे ये डिजाइन वगैरह दिया है ना उस तरीके से कोड मिलेगा अब आपको। अच्छा। जैसे यहाँ पर ओके। डिजाइन वगैरह है अच्छे से, फॉन्ट्स कलर वगैरह हम्म। वैसे मिलेगा आपको, लॉगिन पेज की तरह जैसे आप चाहते हो, सिंपल, और बस वही पेज आपको बाद में डिप्लॉय करना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं होता। ओके। ठीक है, सो या। इंप्लीमेंट करें इतना,
एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करेगा इस। अब हेमंत ज्वाइन नहीं करने वाले सेशंस, क्योंकि वो रिकॉर्डेड सेशन से करने वाले, थोड़ा उनका टाइमिंग का इशू है। ठीक है, तो इसीलिए डेली ज्वाइन करना, क्योंकि आप दो स्टूडेंट्स हैं और निकिता पता नहीं वो भी ज्वाइन नहीं कर रही है। देखो वही चीज है गाइस, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और डेली प्रैक्टिस जरूरी है। आधा अधूरी ट्रेनिंग कोई काम में नहीं आने वाली, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद क्योंकि कंपनी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब रेडी नहीं हो इंटरव्यू में, आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप अप्लाई कर रहे हो। और मैक्सिमम लोग यही लूप में फंसे हुए हैं मार्केट के अंदर, इसी लूप में है। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वैसे बैठे हैं। तो वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपनी अच्छे कैंडिडेट के लिए स्ट्रगल कर रही है। बस वही, उस भीड़ से निकलना है तो ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। तो इतना यस। इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे सर टास्क आप शेयर करें। प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा, मतलब इंटरव्यूज वगैरह मॉक तो ठीक है, बट अदर देन दैट भी शेड्यूल होके मिलेंगे क्या कुछ आपकी तरफ से? शेड्यूल होके नहीं मिलते ऐसे डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता, कहीं पर भी नहीं मिलता है। जैसे वो बोलते हैं कि हमारा टाइप है, टाइप वगैरह कुछ नहीं होता है किसी कंपनी से, क्योंकि कंपनीज हम्म। किसी एक पर्सन से कभी हायर नहीं करती। उसके लिए हमारे पास जब रेफरेंसेस आएंगे तो हम रेफरेंसेस शेयर करते हैं। और आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो। लिंक्डइन सब लोग यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन अगर है तो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कांटेक्ट करना है, कनेक्शंस बढ़ाते रहना है। अभी देखो 4 महीने होते हैं आपके पास, तो 4 महीने में कनेक्शंस बढ़ाओ। अच्छे कंपनीज में जो एचआर लेवल पे है या मैनेजर लेवल पे है, ऐसे लोगों से कनेक्शन बढ़ाना होता है। जब आप लिंक्डइन ओपन करोगे तो आपको सिर्फ सेल्सफोर्स के बारे में ही दिखना चाहिए। जैसे मैं लिंक्डइन ओपन करूंगा, मेरे अकाउंट में सिर्फ हायरिंग की ही डिटेल्स लगती है, इतनी सारी हायरिंग्स डिटेल्स चलती रहती है बस। हम्म। तो ऐसे कनेक्शंस आप बढ़ाओगे तो वहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बस अप्लाई करना है। इतना अच्छे से पैकेज मिले हैं हर स्टूडेंट को लिंक्डइन से। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं वो हम शेयर करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ओके। वहीं से रेफरेंसेस आते हैं तो वो हम शेयर करेंगे आपको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है ओके। कि प्रिपरेशन अच्छा रखना है आपको। ठीक है। यस। ओके गाइज, देन सो प्रैक्टिस करें अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइज, तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू गाइज।